नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के वर्ण एवं उनके प्रकारों का संपूर्ण विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला क्या है इनके बारे में अध्ययन करेंगे एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी विद्यार्थी सीटेट या जेटेट या किसी अदर स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, या किसी अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। इसमें पहले हम लोग जान लेते हैं वर्णमाला का अर्थ, मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों से बनी माला, है ना। जिस प्रकार एक माला को बनाने के लिए मोतियों की आवश्यकता पड़ती है और यही एक एक मोती मिलकर एक सुंदर सी माला का निर्माण करती है, ठीक इसी प्रकार वर्णों के मिलने से एक माला का निर्माण होता है। इस नवनिर्मित माला को ही वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह से छोटे छोटे मोतियों से मिल करके एक एक मोतियों को मिल करके एक पूरे माला का निर्माण करते हैं, उसी तरह वर्णों को मिलने से वर्णमाला का निर्माण होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के वर्णों के साथ क्रमबद्ध तरीके से लिखना और उनका क्रमबद्ध समूह बनाना ही वर्णमाला कहलाता है ना। आगे है वर्णमाला की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्णमाला की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है, जो इस प्रकार है। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कह सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग वर्ण एवं वर्णमाला होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 है, अंग्रेजी में कुल वर्णों की संख्या 26 है। आगे है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा व, आधा च, आधा प आदि। वर्णों की गणना जो आधार पर की जाती है, उच्चारण और लेखन के आधार पर। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है ना। पहला में है उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। आगे है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 13 है, वहीं व्यंजन वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन वर्गों की संख्या टोटल 35 है। इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। आगे है विदेशों से आगत ध्वनियाँ। विदेशों से आगत ध्वनियाँ अरबी और फारसी जो इस प्रकार दिया हुआ है का प्रयोग अब कम होता है। अरबी एवं फारसी में जो अ और ख, ग और क का प्रयोग अब कम होता है। अंग्रेजी में ओ अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। हिंदी भाषा के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला में है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए कोई अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। जैसे अ, आ, हर्षय ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जो फर्स्ट में है, पहला में है मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को
3 भागों में बांटा गया है। पहला में है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, हर्षई ई, हर्षव उ। दूसरा में है दीर्घ स्वर। इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें ह्रस्व स्वर से कहीं ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, औ आदि। सी में है प्लुत स्वर। इस स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम। दूसरा में है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इन्हें भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला में है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग का काम करता है, जैसे हर्षई ई, दीर्घई ई, ए। दूसरा में है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। तीसरा में है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग का काम करता है, यानी पीछे का भाग काम करता है, जैसे आ, हर्षई उ, दीर्घई उ, ओ, औ, औ। तीसरा में है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इन्हें भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे आ। बी में है अर्थ विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, औ, औ। सी में है संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे हर्षई ई, दीर्घई ई, हर्षव उ, दीर्घ उ। चौथा में है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला में है अवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ अवृतमुखी या गोलाकार नहीं होता है, जैसे अ, आ, हर्षई ई, दीर्घई ई, ए। चित्र में दिया हुआ है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, है ना। आगे है बी में है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे हर्षव उ, दीर्घव उ, ओ, औ, औ। पांचवा में है हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। ए में है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, हर्षई ई आदि। बी में है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अ, आ, हर्षई ई आदि। छठा में है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोष का अर्थ है स्वरंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती है। आगे है व्यंजन। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला में होता है स्वर वर्ण, दूसरा में है व्यंजन। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है।
अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है ना। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड़ ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला में है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इयां, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ व भ म। ये ऊपर भी दिया हुआ है। ये सब वर्गों में बांटा गया है व्यंजन को। आगे है दूसरा में अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ड़ा, अंग, इयां, मूर्धनि न, दंत न और म अनुनासिक व्यंजन है। तीसरा में है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाते हैं, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। चौथा में है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ऊष्म व्यंजन है। पांचवा में है उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। छठा में है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे संयुक्त छ, ये हलंत क यानी आधा क प्लस श उच्चारण की दृष्टि से आधा क प्लस छ को मिल करके संयुक्त छ बनता है। आधा त प्लस र मिल करके त्र का निर्माण होता है। ज्ञा का निर्माण ज आधा ज और प्लस इया मिल करके बनता है। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो आधा ग प्लस य मिल करके ज्ञान बनता है। श्र की बात करें तो तालव्य श आधा तालव्य श मिल करके प्लस र मिल करके श्र का निर्माण होता है। तो ये रहा हिंदी, सामान्य हिंदी के वर्णमाला एवं वर्णों के बारे में हम लोग अध्ययन किए, वर्णों के प्रकार के बारे में अध्ययन किए, है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।